नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बुलंदशहर की कुछ खबर से, जहां आपको बता दें थाना खुजानगर क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले अरमान ने जब अपने मोहल्ले के नदीम और कल्लू से 2500 रुपए की बकाया रकम मांगी तो दोनों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें अरमान को बेरहमी से पीटा गया है। शोर सुनकर पहुंचे उसके चाचा ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अरमान ने पुलिस को तहरीर देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश भी जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोग हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र स्थित चिटिकपुर चौराहे पर दबंगई की एक बड़ी घटना सामने आई है। बाइक सवार एक युवक पर रात के अंधेरे में बिना नंबर प्लेट वाली कार से आए दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उस पर न सिर्फ हमला किया बल्कि फायरिंग भी की है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी है और सुरक्षा की मांग की है। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। घटना ये हुई है कि एक गाड़ी स्विफ्ट जो कि व्हाइट कलर की बिना नंबर प्लेट की मेरे फैक्ट्री के गेट पे आके बार बार गाली गलौज कर रहे थे, जिससे मेरे बड़े भाई ने फोन किया मुझे कि कोई गाड़ी बाहर आके इस तरीके से हरकत कर रही है। तो हम घर पे थे बाजार में, वहां से आए और आके खड़े हुए तो मोहल्ले के कई लोग वहां पे खड़े हुए थे। उसी दौरान एक कैरेंस गाड़ी आगे से निकली। उसके बाद हम गाड़ी पलट लिए थे, मोड़ रहे थे, थाने जा रहे थे। स्विफ्ट गाड़ी आके गाड़ी पे चढ़ाते हुए निकल गई, टक्कर मार के फायरिंग करते हुए निकल गई। खबर आ रही है, जहां आपको बता दें ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ वैश्य समाज का आक्रोश फूट पड़ा है। मंत्री के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर शिकारपुर तहसील परिसर में वैश्य समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि मंत्री ने अपने शब्द वापस नहीं लिए तो पूरा वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का खुला बहिष्कार करेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों ने पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वहीं इस बयान को लेकर समाज में भारी नाराजगी है और आंदोलन को प्रदेश स्तर पर भी ले जाने की बात कही जा रही है। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने ज्ञापन को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। अच्छा, आज आप लोगों ने काफ़ी तादाद में शिकारपुर तहसील पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या मांग रही हैं और किस लिए प्रदर्शन किया गया है? जो भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री हैं आदरणीय अरविंद कुमार जी, उन्होंने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अपनी भाषा शैली में जो शब्द ऐसा प्रयोग किए हैं वो बहुत निंदाजनक हैं। उन्होंने कहा है कि ये बनिए की दुकान नहीं है जहाँ पे पैसे तो दे दिए जाते, सामान नहीं मिलता है। वो मुझे एक ऐसी दुकान बताएं वैश्य वर्ग की कि जहां उन्होंने पैसे किसी भी व्यक्ति ने पैसे दिए हों उसको सामान ना मिला हो आज तक। तो ये जो निंदाजनक शब्द हैं ये प्रयोग नहीं करने चाहिए उनको, इतने बड़े पद पर रहते हुए। ये बहुत अशोभनीय शब्द हैं जिससे समाज में बनिए वर्ग में या वैश्य वर्ग में उनके प्रति आक्रोश व्यक्त है। हमारी मांग ये है कि कोई भी मंत्री अगर वो हमसे इतनी दिक्कत रखता है, बनिया समाज को भ्रष्ट और बेईमानी मानता है, तो मंच से ये कहे कि हमें बनियों की वोट नहीं चाहिए। जब चंदा चाहिए, जब वोट चाहिए तो बनिया समाज सबसे पहले होना चाहिए। और वैसे वो हमें भ्रष्ट बता रहे हैं कि बनिए की दुकान नहीं है। बनिए की दुकान पे क्या भ्रष्टाचार और बेईमानी होती है? बनिया वो व्यक्ति है जो उधार भी दे देता है और जो अपने किसान को जानता है, साल भर का ले जाए, 2 साल का ले जाए, और वो कभी मारता भी नहीं है। तो बनिया समाज ने इस पार्टी को इस सत्ता में ला दिया है। अगर बनिया समाज आज भी इससे अलग हो जाए तो ये सत्ता से अलग होंगे। इस प्रकार से जातिगत बातें कोई भी मंत्री न करे, और मंत्री करें तो सैद्धांतिक बातें करें, इसके अलावा कुछ न करें। मुकेश गर्ग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन द्वारा। अच्छा, आज आपने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी दिया है, किस कारण किया है? हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने मीटिंग में ये कहा था कि वैश्य समाज कोई
दुकान है जो मतलब पैसा दे दिया और सामान न दिया। वैश्य समाज को उन्होंने ये कहा है कि विश्वास नहीं है वैश्य समाज पे। अरे वैश्य समाज के सिवा कोई काम चलता नहीं है, जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी वैश्य समाज को गाली दी जाती है। ये इसके खिलाफ वैश्य संगठन जगह जगह हमारे ज्ञापन दिए गए हैं और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक्शन न लिया तो बहुत जल्दी जिले लेवल पर धरना प्रदर्शन होगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर देख रहे हैं जहां खुर्जा क्षेत्र के नेहरूपुर चुंगी में शनिवार को एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त परिवार घर पर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान होते होते टल गया है। आग लगते ही पूरे घर में धुआं फैल गया और हॉल में लगा एसी इंडोर यूनिट जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। इतना ही नहीं, आग की तपिश से लेंटर के नीचे दीवारों में भी गहरी दरारें आ गई हैं। गनीमत रही कि पास में स्थित पॉटरी फैक्ट्री के कर्मचारियों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे आग दूसरे हिस्सों में फैलने से रुक गई है। स्थानीय लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की जांच भी की जा रही है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। प्रसिद्ध खेरीपति मंदिर में इस वर्ष भी नाग पंचमी के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाएगा। फूलबाग स्थित इस ऐतिहासिक मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ नाग पंचमी पर विभिन्न प्रजातियों के जीवित नागों को विराजमान किया जाता है। मंदिर को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया है। मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की मूर्तियां विराजमान है, जिससे ये स्थल हिंदू सनातनियों के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर प्रबंधन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस बार आयोजन को और भी भव्य बनाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दर्शन की सुविधा तक विशेष प्रबंध किए गए हैं। नाग पंचमी के दिन कानपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। कानपुर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। के सामने है नाग पंचमी का त्योहार कल है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये शताब्दी वर्ष है खेरेपति मंदिर का। 100 साल पहले इसका स्थापना हुई थी और जैसा कि आपको मालूम है कि होती है और शेष भगवान की झांकी सस्ती है, भोलेनाथ की झांकी सस्ती है और यहाँ असंख्य श्रद्धालु आके भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। कितना पुराना मंदिर है? क्या 100 साल पुराना मंदिर है। 100 साल से भक्त आते हैं? पूरे कानपुर से तो आते ही है, लेकिन बाहर से भी बहुत लोग आते हैं दर्शन करने। जो पहले से आ रहे हैं वो लोग आते हैं। जिले के बिधुना नगर पंचायत में विकास कार्य पूरी तरीके से ठप नजर आ रहे हैं। योगी सरकार द्वारा नगर विकास के लिए भेजे गए बजट का उपयोग सही दिशा में नहीं हो रहा है। बता दें, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 12 की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इस इलाकों में जर्जर सड़कों पर गंदा पानी जाम है, साथ ही जिससे आसपास बीमारियां भी पनप रही हैं। लोगों को गंदगी और बदबू के बीच गुजर बसर करना पड़ रहा है। सड़कों की मरम्मत और सफाई के नाम पर सिर्फ चुनावी वादे हुए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों ने नगर पंचायत की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल समस्या का समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। वर्षों से विकास से कोसों दूर ये क्षेत्र अब सरकार और प्रशासन से जवाब मांग रहा है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, सोमवार सुबह बिठूर से जल लेकर लौट रहे कंवरियों की पिकअप को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में 7 कंवरिया घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर तनाव का माहौल बन गया। गुस्साए कंवरियों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही सूचना पर पहुंचे सीओ अशोक कुमार और पुलिस बल ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कंवरियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई है। कंवरियों ने एक सिपाही पर अभद्रता और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित श्रद्धालुओं ने कार्रवाई की मांग करते हुए जाम जारी रखा। बाद में प्रशासन द्वारा समझाने पर मामला शांत हुआ, लेकिन कंवरियों ने दोषी पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। ललितपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, बानपुर क्षेत्र के ग्राम
डगराना में क्रैशर की अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो चुका है। ब्लास्टिंग की तेज आवाज और कंपन से दर्जनों मकानों में दरारें आ गई हैं, जबकि कई घर ढहने की कगार पर आ चुके हैं। कन्या प्राथमिक विद्यालय भी इसी चपेट में आ चुका है। छत में दरार के चलते बारिश का पानी बिजली उपकरण में घुस गया है, जिससे विद्यालय में करंट दौड़ गया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल की बिजली काट दी गई है और छत पर पॉलिथीन डालकर पानी को रोका गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्रैशर संचालक ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए गांव से दूरी अधिक दिखाकर लाइसेंस लिया, जबकि क्रैशर महज 200 मीटर की ही दूरी पर चल रहा है। प्रशासन की अनदेखी से जनजीवन संकट में है। ग्रामीणों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है, वरना बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। ललितपुर से नेहाल सैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़कर भीड़ द्वारा पीटते हुए देखा जा सकता है। अस्पताल में आए दिन मरीजों और उनके तीमारदारों की जेब कटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार चोर जनता के हत्थे चढ़ गया। जैसे ही उसने जेब काटने की कोशिश की, मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। वीडियो में स्पष्ट यानी साफ देखा जा सकता है कि भीड़ ने कोई रहम नहीं किया। चोर पर लात घूंसे बरसाए गए। हालांकि पिटाई के दौरान ही वो किसी तरह से भीड़ से बचकर फरार हो गया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पीड़ित परिजनों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस भी छेड़ दी है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने की दिशा में मिर्जापुर जनपद ने अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश में कुल 35 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें मिर्जापुर ने 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। विभिन्न विभागों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और नोडल अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी की जांच की जा रही है। वृक्षारोपण को लेकर हमारे संवाददाता SN यादव ने वन प्रभारी अधिकारी राकेश कुमार से खास बातचीत किया, ये आपको भी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश को पूरा हरा भरा प्रदेश बनाने के लक्ष्य को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इतने वृहद स्तर पे वृक्षारोपण लगाए गए कि पूरे विश्व में कीर्तिमान हासिल किया। उसी क्रम में मिर्जापुर जनपद में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रभागी वनाधिकारी राकेश जी। आज हम उनसे बात करते हैं कि मिर्जापुर जनपद में कुल कितने पौधे लगाए गए और उन पौधों को लगाने के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा है, किस तरीके से पौधों को संरक्षित किया जा रहा है, किस तरीके से प्रोटेक्शन उनको दिया जा रहा है और क्या वास्तव में वो पौधे लगाए गए हैं और किन किन विभागों में कितने कितने पौधे बांटे गए हैं। जी, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश का जो ग्रीन कवर एरिया है 15% करना है हमको। आज के समय में हमारा लगभग 10% ग्रीन कवर हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पिछले ICFR की जो 2023 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगभग 3 लाख हेक्टेयर जो है ग्रीन कवर को बढ़ा दिए हैं। इस साल जो हमारा लक्ष्य था, लक्ष्य 35 करोड़ के सापेक्ष हम लोगों ने 37 करोड़ वृक्षारोपण पूरे प्रदेश में किया गया है। और मिर्जापुर में 93,32,000 के लगभग हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने लगभग 93,56,000 वृक्षों का रोपण किया गया है, जिसमें सभी विभागों के लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किए गए थे। लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्तियां बढ़ाई गई हैं, जिसमें बड़े विभाग जैसे ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, ये बड़े विभाग है जिनके लक्ष्य ज़्यादा थे। इसी तरह से लगभग 26 विभाग हैं जिन्होंने वृक्षारोपण में इसमें काम किया है। वन विभाग का भी अपना लक्ष्य था, जिसमें लगभग 46 लाख का हमारा विभागीय लक्ष्य था और उसमें से 41 लाख लगभग हम लोगों ने बीज बुआन से वृक्षारोपण किया है। बाकी लगभग 5.5 लाख ऐसे हैं जो कि पीट प्लांटेशन से किए हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति पूरी हो चुकी है। वृक्षारोपण के बाद अब हम इंश्योर कर रहे हैं कि उसकी जियो टैगिंग हो जाए और दूसरी चीज़ की उसके प्रोटेक्शन, इरिगेशन
के लिए हम उसका एक प्लान बना लें। इसके लिए अभी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्लान बनाया जा रहा है। हम अपने विभाग का तो हमने तैयार किया हुआ है, एक्शन प्लान पहले से ही बनाया गया है कि हमारे जो 144 स्थल है जिसमें हम लोगों ने वृक्षारोपण किए हुए हैं, लगभग उसमें अपने सिंचाई और सुरक्षा की व्यवस्था हम पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं, उसमें सारी चीज़ें नियत हैं। लेकिन अन्य विभागों का हम अभी प्रोटेक्शन प्लान ले रहे हैं। जो आपने बताया कि इतने स्थलों पे आपने वृक्षारोपण किया, तो वहाँ पे उनकी देख रेख और रखरखाव के लिए केयर टेकर वगैरह रखा गया? हम वन विभाग की तरफ से किए गए हैं। वन विभाग की तरफ से सुरक्षा के लिए हम सुरक्षा खाई बनाते हैं, खखरी का या पत्थर की दीवार का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हम सुरक्षा श्रमिक का भी हमने प्रावधान रखा हुआ है। विभागीय स्तर पे हम अपना कर रहे हैं। और जैसे अन्य विभागों को जो पौधे बांटे गए हैं, तो उनको आपने कैसे अपने आप में इंश्योर किया कि पौधे लगाए गए हैं? अन्य विभागों को जो पौधे दिए गए हैं वो जियो टैगिंग के माध्यम से ही पता चलेंगे कि उन्होंने पौधे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। अभी तक आज की स्थिति में है लगभग 90% पौधों की जियो टैगिंग हो चुकी है। उसके अलावा जो पौधे लगाए गए हैं उनकी सिंचाई और सुरक्षा के लिए अन्य विभागों से हमने अभी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्लान अभी उसकी एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सभी विभागों से लेंगे कि उन्होंने जो पौधे लगाए हैं, जिन स्थलों पर लगाए हैं, उनकी सिंचाई सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, उनके पास उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं पहले से ही। ये पूरा हम कंपाइल करके शासन को भी उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद क्या आप दिशा निर्देश आपकी तरफ से जारी है कि जिनको पौधे बांटे गए किस तरीके से वो संरक्षित रखे? हालांकि आपने जियो टैगिंग करा के ये इंश्योर तो कर लिया कि सभी विभाग ने पौधे लगाए हैं, आपका जो लक्ष्य था पूरा हुआ, लेकिन उनको संरक्षित कैसे किया जाए कि मान लीजिए उनके पास स्टाफ नहीं है, तो किस तरीके से आप गाइडलाइन? मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे जो वृक्षारोपण उन्होंने किए हुए हैं, जियो टैगिंग तो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो हम लगभग अगस्त या सितंबर माह में इसमें सभी विभागों के नोडल भी बनाए गए हैं कि जो अपने यहाँ जो वृक्षारोपण उन्होंने कराए हैं उसकी देख रेख सामान्य व्यवस्था के बारे में वो नोडल पूरा इंफॉर्मेशन हमको भेज भी रहे हैं। इसके अलावा हम सितंबर माह में क्रॉस चेकिंग भी कराएंगे। एक विभाग की दूसरे विभाग से उसकी क्रॉस चेकिंग भी कराई जाएगी, उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन स्थलों पर वृक्षारोपण किए गए हैं, उस वृक्षारोपण की स्थिति क्या है, उसकी जीवितता क्या है, उसमें सिंचाई और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। तो सभी विभागों ने लगभग अपने यहाँ व्यवस्था करके रखा हुआ है कि जो उनके यहाँ अपने पास जो समुचित व्यवस्था है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि हम उसमें सिंचाई सुरक्षा की व्यवस्था करें। जैसे ग्राम विकास है, ग्राम विकास ने जो है मनरेगा या जो ग्राम स्तर के जो उनके कर्मचारी हैं उनसे उन्होंने इंश्योर किया है कि हम उससे सुरक्षा व्यवस्था करवाएंगे। सीडीओ सर इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। और अन्य विभागों का इसी तरह से अभी हम प्रोटेक्शन प्लान जब उनका मंगा लेंगे तो हम उस पर सारी डिटेल हम आपको प्रेषित करेंगे। जी धन्यवाद। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से वृहद वृक्षारोपण अभियान ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, तो मिर्जापुर जनपद में आपने देखा कि किस तरीके से वृहद वृक्षारोपण कराया गया और उसके लिए पूरा प्रॉपर चैनल बनाया गया, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, जियो टैगिंग हो रही है और अलग अलग विभागों को जो गाइडलाइन दी है वहां पे नोडल बनाए गए हैं। तो इस तरीके से अगर वास्तविक में यह चैनल को फॉलो किया जाएगा तो निस्संदेह उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से हरा भरा प्रदेश बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो ये है कि आगे चैनल की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने के बाद ही ये वास्तविक इस पे अमलाजामा पहनाया जा सकता है। और अगली खबर देख रहे हैं, आपको बता दें कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में 23 जुलाई को हुए सड़क हादसे में अनिल कुमार की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपते हुए इसे सुनियोजित हत्या बताया है। मृतक की मां का आरोप है कि अनिल का दिनेश नामक युवक से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और दिनेश ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। हादसे वाले दिन अनिल घर से काम पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक से दिनेश और कृष्णपाल ने टक्कर मार दी, जिससे अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया और प्रयागराज ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि आरोपी लगातार धमकियां दे रहा है और अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। अनिल अपने पीछे पत्नी, 4 बच्चे और वृद्ध मां को बेसहारा छोड़ के चला गया। परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। कौशाम्बी से जैगम रिजवी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।